देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के लिए कानून बनाने की सोची और ये कहा कि राज्य इस पर ध्यान देगा, तो क्या ये सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित है? क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को इसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बताएं। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। 3 दशक से ज़्यादा वक्त पहले जो ज़रूरत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बताई, अब उसी बात को दिल्ली हाई कोर्ट ने दोहराया है। तलाक को लेकर एक कोर्ट केस के फैसले में हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सरकार को समान नागरिक संहिता पर विचार करना चाहिए, जिसके बाद से समान नागरिक संहिता को लेकर बहस शुरू हो गई। फिलहाल देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक, जमीन जायदाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। लेकिन समान नागरिक संहिता लागू होने पर देश में सभी के लिए एक कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। जो लोग संविधान में सेक्युलर शब्द का हवाला देते हैं, आज वो देश में एक कानून वाली व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आज़ादी के बाद जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले कानून मंत्री BR अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की, उस वक्त उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नेहरू को भारी विरोध के चलते हिंदू कोड बिल तक ही सीमित रहना पड़ा था और संसद में वह केवल हिंदू कोड बिल को ही लागू करवा सके, जो सिखों, जैनियों और बौद्धों पर लागू होता है। क्या है अनुच्छेद 44? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी बताया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। नीति निर्देशक तत्व में शामिल प्रावधानों के अंतर्गत संविधान भारत से अपेक्षा करती है कि वो जनहित व राष्ट्र हित में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए। में लागू है कॉमन सिविल कोड। भारत का एकमात्र राज्य गोवा ही है जहां सिविल कोड लागू है। गोवा में सभी धर्मों के लोगों को एक ही कानून के तहत चलना पड़ता है। इसके तहत यहाँ होने वाली सभी जन्म, शादियाँ, मृत्यु को दर्ज कराना जरूरी है। साथ ही यहाँ आय और प्रॉपर्टी में पति पत्नी और उनके बच्चों को बिना किसी लिंग भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ तक कि वे मुस्लिम भी जिनकी शादियाँ गोवा में रजिस्टर्ड हैं, एक से ज़्यादा निकाह नहीं कर सकते और न ही 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकते हैं। तलाक की स्थिति में पति पत्नी दोनों को आधी संपत्ति पर हक मिलता है और किसी एक की मृत्यु होने पर पूरी संपत्ति दूसरे के पास चली जाती है। गोवा के उदाहरण से पता चलता है कि इस कानून को पूरे देश में लागू करने से कितनी सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। ये तो हमने कॉमन सिविल कोड की मोटा माटी बात आपके सामने रख दी, लेकिन इसकी बारीकियों को और गहराई से समझना है तो आपको इतिहास में उतरना होगा। ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आज़ादी के साल तक समान नागरिकता कानून को लेकर ऐसा रहा है सूरत हाल। अंग्रेजी हुकूमत ने 1835 को एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया, लेकिन विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इसमें बाहर रखा जाए। आगे चलकर यही रिपोर्ट से कॉमन सिविल कोड वाले बहस को जमीनी आधार मिल गया था। हिंदू कोड बिल को नेहरू ने बनाया अपनी निष्ठा का सवाल। शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की भरमार ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद संविधान सभा में नेहरू और अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की शुरुआत में मसौदा पेश किया। बिल का मसौदा ये था कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के वसीयत और शादी के नियम कलमबद्ध किए जाएं और वे आधुनिक समाज की चेतनाओं के मुताबिक हो। देश की एक बड़ी आबादी को और उससे भी ज़्यादा धर्मगुरुओं को निजी मामलों में सरकार का दखल लगा। राजेंद्र प्रसाद लोगों की इस राय से इत्तेफाक रखते थे। जून 1948 में जब मसौदे पर पहली मर्तबा बहस हुई तो बतौर अध्यक्ष दखल देते हुए उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में की जा रही चीज़ है, देश इससे सहमत नहीं है। ज़रूरत रजामंदी की है और ज़रूरत ऐसी विधायिका की भी है जो लोगों की इस मामले में आकांक्षा का सही प्रतिनिधित्व करती है। राजेंद्र बाबू ने केवल और केवल हिंदू कानून बनाने का विरोध करते हुए कहा था कि अगर मौजूदा कानून अपर्याप्त और आपत्तिजनक है तो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू की जाती।
सिर्फ एक समुदाय को ही कानूनी दखलंदाजी के लिए क्यों चुना गया? नेहरू इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। नेहरू ने तमाम वाद पेश किए और अपनी बात को जायज ठहराने की कोशिश की। संविधान सभा की कार्रवाई आगे बढ़ी। हिंदू कोड बिल को लेकर देश में बहस बढ़ती रही, लेकिन जैसे कि नेहरू ने हिंदू कोड बिल को अपनी निष्ठा का प्रश्न बना लिया, राजेंद्र बाबू और पंडित नेहरू के बीच इसको लेकर काफी घमासान भी हुआ और पत्राचार भी। राजेंद्र बाबू द्वारा नेहरू को लिखे गए पत्र का मजमून: 14 सितंबर 1951 को राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू को पत्र लिखा था, जिसमें सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाने का विरोध करते हुए कहा कि अगर जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद और लाभकारी हैं, तो सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए ही क्यों लाए जा रहे हैं? बाकी समुदाय इस लाभ से वंचित क्यों रहे? उन्होंने कहा था कि वह बिल को मंजूरी देने से पहले उसे मेरिट पर भी परखेंगे। नेहरू ने उसी दिन उन्हें उसका जवाब भी भेज दिया, जिसमें कहा कि आपने बिल को मंजूरी देने से पहले मेरिट को परखने की जो बात कही है वो गंभीर मुद्दा है। इससे राष्ट्रपति और सरकार व संसद के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। संसद द्वारा पास बिल के खिलाफ जाने का राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। डॉक्टर प्रसाद ने नेहरू को 18 सितंबर को फिर पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने संविधान के तहत राष्ट्रपति को मिली शक्तियां गिनाई। साथ ही यह भी कहा कि वह मामले में टकराव की स्थिति नहीं लाना चाहेंगे। बात अधिकारों तक पहुंची और अंत में अटॉर्नी जनरल की राय ली गई, तब मामला शांत हुआ। मुसलमानों के मामलों का फैसला शरीयत के मुताबिक होता रहा। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम और हिंदू अवयस्कता और संरक्षिता अधिनियम अस्तित्व में आया। हिंदुओं के लिए बनाए गए कोड के दायरे में सिखों, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को भी लाया गया। दूसरी तरफ भारत में मुसलमानों के शादी ब्याह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों का फैसला शरीयत के मुताबिक होता रहा, जिसे मोहम्मडन लॉ के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर ने की थी समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत। 1948 में संविधान सभा में जब डॉक्टर अंबेडकर ने यूनिफॉर्म कोड अपनाए जाने की बात रखी, तो इस प्रस्ताव का कुछ सदस्यों ने उग्र विरोध किया। समिति में शामिल 5 मुस्लिम सदस्यों ने इस मामले का विरोध किया। मुसलमानों को लगा कि यह उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश है। हालांकि अंबेडकर ने चर्चा के दौरान यह भी कहा था कि अगर भारत जैसे देश के लिए एक कानून नहीं बन सकता, तो संविधान सभा ही नहीं बनती। संविधान भी तो एक कोड ही है जो पूरे देश में लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने क्या कहा था? लॉ कमीशन ने 7 अक्टूबर 2016 को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों से राय मांगी थी। इसमें 16 सवाल पूछे गए थे। लॉ कमीशन के सवाल इस प्रकार से थे: क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि सरकार समान नागरिक आचार संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रयास करेगी? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में तमाम धर्मों के पर्सनल लॉ, कस्टमरी प्रैक्टिस या उससे कुछ भाग शामिल हो सकते हैं, जैसे कि शादी, तलाक, गोद लेने की प्रक्रिया, भरण पोषण, उत्तराधिकारी व विरासत संबंधित प्रावधान? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में पर्सनल लॉ व प्रथाओं को भी शामिल करने से लाभ होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड से लैंगिक समानता सुनिश्चित होगी? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को वैकल्पिक किया जा सकता है? क्या बहुविवाह प्रथा, बहुप्रतिवर्था और मैत्री करार आदि को खत्म किया जाए या फिर रेगुलेट किया जाए? क्या 3 तलाक के प्रथा को खत्म किया जाए या कस्टम में रहने दिया जाए या फिर संशोधन के साथ रहने दिया जाए? अब इस सवाल पर पक्ष रखने को नहीं कहा गया, क्योंकि मामला संसद में पेंडिंग रहा था। क्या यह तय करने का उपाय हो कि हिंदू स्त्री अपने संपत्ति के अधिकार का प्रयोग बेहतर तरीके से करे जैसा पुरुष करते हैं? क्या इस अधिकार के लिए हिंदू महिला को जागरूक किया जाए और तय हो कि उसके सगे संबंधी इस बात के लिए दबाव न डाले कि वह संपत्ति के अधिकार त्याग दे? 2 साल तक क्रिश्चियन तलाक के लिए वेडिंग पीरियड क्रिश्चियन महिला अधिकार का उल्लंघन तो नहीं? तमाम पर्सनल लॉ में उम्र का पैमाना एक हो। तलाक के लिए तमाम धर्मों के लिए एक समान आधार तय होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल के तहत तलाक का प्रावधान होने से भरण पोषण की समस्या हल होगी। शादी रजिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है? अंतरजातीय विवाह या फिर अंतरधर्म विवाह करने वाले कपल की रक्षा के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर पर्सनल लॉ के लिए सोसाइटी को संवेदनशीलता के बारे में क्या उपाय हो सकते हैं? इसके बाद आयोग ने कहा कि मौजूदा पर्सनल लॉ में सुधार कर दिया जाए और धार्मिक परंपराओं और मूल अधिकारों के बीच तालमेल बेहतर कर दिया जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन देशों में लागू हो चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक तरफ जहां भारत में सभी धर्मों को एक समान कानून के तहत लाने पर बहस जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में इसे लागू किया जा चुका है। संघ का संकल्प और बीजेपी की घोषणा पत्र का हिस्सा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आरएसएस और जनसंघ के संकल्प में रहे तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में वर्षों तक बने रहे।
गठबंधन सरकारों के दौर में बीजेपी ने हमेशा इन विवादित मुद्दों से खुद को दूर रखा, लेकिन अब केंद्र के ने मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार है। लोकसभा में तो बीजेपी का पूरा दम है ही, राज्यसभा में भी उसने 3 तलाक 370 के खात्मे जैसे फैसले पारित करवा लिए। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।